विजय सर, when you talk about हिंदुत्व, when you talk about its ideology, हिंदू और हिंदुत्व क्या इन्हें अलग अलग रखा जा सकता है, या हिंदू और हिंदुत्व बिल्कुल एक ही है लेकिन इसे अब तक समझा नहीं गया है? तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा गंभीर विषय और इतना बड़े विषय को एक जो आरजे है वो पूछने लगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तो पहले ही रोल रिवर्सल में हूं मैं, थोड़ी घबराहट है मुझे, क्योंकि अभी तक मैं खुद ही सवाल करता रहा हूं लोगों से, जवाब देने के मौके कम होते हैं। लेकिन हिंदू और हिंदुत्व तो बहुत बड़ा विषय है, उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग मौकों पर अलग अलग लोगों ने, अलग अलग संस्थाओं ने डिफाइन किया। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हिंदुत्व या हिंदू धर्म वे ऑफ लाइफ है, या वेदों में जिस तरह से व्याख्या की गई है, या जो आजकल मोर पॉलिटिकल तरीके से सावरकर की चर्चा होती है, सावरकर की, आप महाराष्ट्र से है तो जानते होंगे कि सावरकर को लेकर चर्चा होती है कि सावरकर ने किस तरह से हिंदुत्व को डिफाइन किया है, पुण्य भूमि और पितृभूमि की तरह से, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस तरह से आरएसएस जो है संघ हिंदुत्व को डिफाइन करता है, ये सारी चीजें ऐसी चल रही है। या फिर सलमान खुर्शीद साहब अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, या कांग्रेस के एमपी शशि थरूर साहब ने अलग तरीके से डिफाइन किया है, गांधी ने अलग तरीके से डिफाइन किया है। गांधी जब कहते हैं कि मैं कट्टर हिंदू हूं, तो आज जब आप बात करते हैं किसी को कि कट्टर हिंदू हैं तो आप नाराज हो जाएंगे, लेकिन गांधी कहते हैं कि मैं कट्टर हिंदू हूं। कट्टर हिंदू होने का मतलब भी विनम्र हिंदू होना होता है, तो वो सनातनी है। उनका हे राम कहना, उनकी राम सभाओं में राम के गीत गाना, वो सांप्रदायिक नहीं होता है। लेकिन हे राम से, सिया राम से जय श्री राम तक पहुंचने में बहुत सारी चीजें एब्सोल्युटली। और हिंदू होने के लिए कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनना जरूरी नहीं। हिंदू होने की खासियत ये है कि हिंदू हैं तो जरूरी नहीं है कि आप महाभारत पढ़ें, जरूरी नहीं है कि आप भगवत गीता पढ़ें, जरूरी नहीं है कि आप वाल्मीकि रामायण को या तुलसी की रामचरितमानस को जानते हो, जरूरी नहीं है कि आप कृष्ण को मानते हो, शिव को मानते हो, विष्णु को मानते हो, ना मानते हो, आप नास्तिक हो, आप चारवाक की तरह से चलें, आप कबीर की तरह से चलें, आप सूर की तरह से चलें, आप मीरा की तरह से चलें, हर तरह की आजादी हिंदू होने में और हिंदुत्व में है। अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब हिंदुत्व का इतना बड़ा विस्तार होता है, हम डिफाइन नहीं कर पाते, समुद्र की तरह है, तो हम लोग तो बाउंड्रीज में जीते हैं ना। करेक्ट। हमें बाउंड्रीज में जीने की आदत है, तो हम अपना हिंदुत्व अपनी बाउंड्री बनाते हैं। फिर हम कहते हैं नहीं नहीं, आपने अगर गाय की पूजा नहीं की तो आप हिंदू नहीं है, आपने जय श्री राम नहीं बोला तो आप हिंदू नहीं है, आपने तिलक नहीं लगाया तो आप हिंदू नहीं है, आपने मुसलमान का साथ दिया तो आप हिंदू नहीं है। तो इस तरह की बातें होती हैं। फिर हमारा जो संविधान है, उसने पूरे संविधान में हिंदुत्व की अलग से परिभाषा की है, हिंदू होने की परिभाषा की है। तो उसमें जब भीमराव अंबेडकर जब इस तरह की बात करते हैं कि किस तरह से हिंदू को डिफाइन किया जाए, तो वो परिभाषा थोड़ी अलग होती है। जब संविधान में और कानून में हमने हिंदू कोड बिल को लिया, तो हिंदू कोड बिल अपने आप में डिफाइन करता है कि हिंदू कौन है। तब हमें तय करना है, जो सबसे बड़ी बात है कि हिंदुत्व की, कि वो सेमेटिक रिलीजन नहीं है, जिसकी एक किताब नहीं है, जिसका एक देव नहीं है, जिसका एक कोई स्पेसिफिक जो बुक है वो नहीं है। क्योंकि यहाँ तो इतनी बुक हैं, इतनी किताबें हैं जिनको आप पढ़ सकते, और ना पढ़ें, आप अनपढ़ हैं तो भी आप हिंदू रहेंगे, आप उस किताब को नहीं मान रहे तब भी आप हिंदू रहेंगे, आप जिस किताब को मान रहे हैं तब भी हिंदू रहेंगे। आप द्वैत को माने, आप अद्वैत को माने, आप नास्तिक रहें, आप योग करें, आप संन्यास में रहें, आप गृहस्थ में रहें, सब तरह से। सूर के कृष्ण जो है वो बाल में दिखते हैं, बचपन में दिखते हैं, मीरा के कृष्ण प्रेम में दिखते हैं, तुलसी का राम जो है वो सेवा में दिखते हैं, हनुमान के राम स्वामी भक्ति में दिखते हैं। बहुत खूब। तो इसलिए हिंदू वेरिएशंस कि इतना किसे कहां वेरिएशन है, तो इसलिए जिसको जो अच्छा लगे, जिसको जो माने, वो हिंदुत्व को, हिंदू को अपनी तरह से डिफाइन कर सकता है और उसमें रह सकता है। हिंदुत्व की जो एक परिभाषा है वो मैं ये मानता हूं कि आप सबको, सबके लिए अच्छे से रहने की आजादी है, और सबको आजाद अच्छे से रखने की आजादी है, वो हिंदुत्व है। करेक्ट करेक्ट। तो विजय सर, एक बहुत ही कॉमन सी चीज है कि जब हम बात भारतीय होने की करते हैं,
और एक हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक डिफरेंट माइंड ऑफ थॉट्स आ जाते हैं कि यार हमें क्या कहना चाहिए, कि अगर हम हिंदू हैं तो हम हिंदुस्तान के हैं, या क्योंकि हम किसी भी अलग अलग कास्ट क्रीड कलर के हैं तो हम ये कहते हैं कि हम भारतीय हैं तो हम हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानते हैं। तो हाउ वुड यू लाइक टू डिफर ऑन दिस, कि किस तरीके से समझें कि एग्जैक्टली हम हैं कहाँ, और क्या नाम से सचमुच में फर्क पड़ता है? नहीं, नाम से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम कॉनोटेशन पर बात करने लगते हैं, पॉलिटिकल कॉनोटेशन ने हिंदुस्तान को और भारत को अलग अलग बना दिया। समझे? पॉलिटिकल कॉनोटेशन जो था हमारा, उसने हिंदुस्तान और भारत अलग अलग कर दिया। नहीं तो भारत और हिंदुस्तान तो एक ही था। आजादी की लड़ाई से पहले भी हम लोग हिंदुस्तान की बात कर रहे थे। हिंदुस्तान से जो बाहर जा रहे थे, अरब में भी जो लोग हज पे मक्का के लिए जाते हैं, मक्का में जाते हैं हज के लिए, तो उनको हिंदू मुसलमान कहते हैं। जी। ठीक है। और सिंधु से हिंदू शब्द आया, तो हिंदू का मतलब केवल हिंदू धर्म से नहीं है। वैसे ही धर्म में जब बात हो रही थी तो ये बात हुआ हिंदू धर्म को लेकर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पंथ निरपेक्ष की बात कीजिए, धर्म की बात नहीं कीजिए, क्योंकि धर्म एक बड़ा है। फिर अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं, सर संघचालक हैं, डॉक्टर मोहन भागवत, उन्होंने अभी 2018 में एक व्याख्यान माला की थी दिल्ली में 3 दिन की। उसमें बहुत सारे विषयों पर चर्चा की। उसके बाद उन्होंने कहा कि यदि आपको हिंदू कहने में या हिंदुस्तानी कहने में प्रॉब्लम है, वैसे वो कहते हैं कि हिंदुस्तानी वैसे ही है जैसे अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन, जर्मनी में रहने वाले जर्मन हैं, यूरोप में रहने वाले यूरोपियन हैं, तो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं। लेकिन वो नहीं भी हैं तो आप अपने आप को भारतीय कहें। भारत भी हमारा पुराना नाम है, तो भारत कहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल नेम में इंडिया लिखा हुआ है, भारत लिखा हुआ है। जी। जब हम कहते हैं हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, तो फिर भारत ये रही है। मैंने कहा ना, हिंदू धर्म की जो सबसे बड़ी खास बात है कि जैसे आपको ठीक लगे, आप यदि भारतीय कहलाने में खुश रहते हैं तो किसी को आपत्ति नहीं है, और भारतीय तो है ही। एब्सोल्युटली ट्रू। तो विजय सर, लेकिन जब बात हम आपसे करते हैं तो यू हैव अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ जर्नलिज्म। मतलब आपने पार्लियामेंट्री से लेकर अगर पॉलिटिक्स को लेकर बहुत ही बारीकी से उसे सुना है, एंड आप उनमें से नहीं है जो चीखते चिल्लाते हुए लोगों से सवाल पूछे और उन्हें मजबूर करे कि आप जवाब दे, और उसके बाद उन्हें जवाब भी नहीं देने दे। सो विजय, आपका ये इंटरेस्ट इस पॉलिटिक्स फील्ड में कैसे आया, कि लाइक इसको ही क्यों आपने चुना कि इसके ऊपर किताबें भी लिखनी है, इसे समझना भी है, इतने सारे प्रोग्राम्स आपने डिजाइन किए कि पॉलिटिक्स को समझाया जाए, व्हाई जस्ट पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स जो है वो हिंदुस्तान की आत्मा है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की आत्मा है। हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश है, और लोकतंत्र की एक मजबूत जो पिलर है वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का भी क्या प्रॉब्लम है निशा, कि हमने उसको नेगेटिव कॉनोटेशन में लिया है। हम्म। पॉजिटिव कॉनोटेशन में क्या है कि पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी का हिस्सा है। हम लोग यहाँ पर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, तो यहाँ हर पार्टी को अपने तरीके से अपनी विचारधारा को कहने का, एक्सप्रेशन का मौका पॉलिटिकल पार्टीज है। पॉलिटिक्स जो है वो वे ऑफ एक्सप्रेशन है। आप लेफ्टिस्ट हैं तो आप लेफ्ट पार्टी के साथ हैं, मतलब लेफ्ट थिंकिंग के लोग हैं। आप राइट थिंकिंग के लोग हैं तो आप किसी और के साथ हैं। आप सेंटर थिंकिंग के लोग हैं तो आप किसी और पार्टी के साथ हैं। तो वो वे ऑफ एक्सप्रेशन ही है। जैसे आप हिंदू हैं, वैसे आप भाजपाई भी हो सकते हैं, वैसे ही आप कांग्रेसी भी हो सकते हैं हिंदू होकर। इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। आप कांग्रेसी और हिंदू भी हो सकते हैं, आप मुसलमान और भाजपाई भी हो सकते हैं, आप लेफ्टिस्ट आस्तिक नहीं है तब भी आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप ईसाई हैं, आप सिख हैं। तो वो एक्सप्रेशन है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खूबसूरती और मजबूती हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में है। हम्म। मैं आपको बात बताऊं, जब आजादी हो रही थी, तो जब लिखा था आजादी के लिए चिट्ठी अंग्रेजों की तरफ से, तो उसमें उस समय के जो अंग्रेज ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि भैया इनके बस का काम नहीं है हिंदुस्तानियों के। अंग्रेजी के जो हिंदुस्तान के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानियों के बस का काम नहीं है आजादी लेना और आजाद हिंदुस्तान को चलाना। और ये लोग जाहिल गंवार किस्म के लोग हैं जो केवल मंदिर, पेड़ पौधे पूजा करते हैं, गायों को पूजते हैं, सांप सपेरों के साथ चलते हैं। ये लोग देश को नहीं चला सकते, लोकतंत्र को नहीं चला सकते। लेकिन हमने उन सबको गलत साबित कर दिया। आज देश जो है आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है इस साल। ठीक है। बिल्कुल। और हमने दुनिया के सारे उन देशों को और उन अंग्रेज जो आला कमान थे हमारे, उनको गलत साबित कर दिया। हिंदुस्तान एक मजबूत लोकतंत्र है।
छोटे मोटे आप नाराजगी, खिलाफ, शिकायतें छोड़ दें तो मोटे तौर पर हिंदुस्तान का आम आदमी अपना देश का नेता चुनता है और तमाम बातें हम लोग करते रहे। हम लोग गलत साबित होते हैं, इसलिए क्या होता है कि हम लोग सेपोलॉजी करते हैं। हम लोग बैठते हैं दिल्ली में, नागपुर में, निशा जैसे खूबसूरत चेहरे जो हैं एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, तो फिर वहां पर जो बताता है उसी से हम चुनाव का सेपोलॉजी तय करते हैं और फिर कहते हैं जी। कि ये गड़बड़ हुई है। गड़बड़ तो हुई नहीं, वोटर ने तो पहले तय किया था। और इसलिए आप सोचिए कि 17वीं लोकसभा तक हमने तमाम तरह के प्रधानमंत्री, तमाम तरह की पॉलिटिकल पार्टी, तमाम तरह के कोलिशन देख लिए, बहुमत वाली पार्टी देख ली, गठबंधन वाली पार्टी देख ली, गठबंधन नहीं हुआ तो भी हमने छोड़ने का तय कर लिया। सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसे लोगों को हटाकर हमने देख लिया, ठीक है। और जी। जेपी के साथ जो लोग आए और जिन्होंने इंदिरा गांधी को हटाया उनको 2.5 साल में हमने वापस कर दिया, क्योंकि आप खरे नहीं उतरे थे, ठीक हम्म। है। 415 लोकसभा सांसदों, जो अभी तक के हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़े ताकतवर बहुमत वाले प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, वो अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन कुछ करेक्ट। ऐसी चीजें भी होती हैं कि 50 एमपी वाले लोग, चंद्रशेखर भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और कुछ पॉलिटिकल इच्छा रखने वाले लोग जो इंदिरा गांधी को अपनी सरकार में जेल भेज रहे थे, वो इंदिरा गांधी के समर्थन से प्रधानमंत्री बन जाते चंद्रशेखर। ये अलग बात है कि उन्हें लाल किले पर झंडा फहराने का मौका नहीं मिलता है। और फिर ऐसे भी कॉम्बिनेशन होते हैं कि 1984 में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आ जाती है और हम जैसे सो कॉल जो इंटेलेक्ट लोग हैं वो उसका मर्सिया पढ़ देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई। वो पार्टी आज 303 के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। और जो पार्टी 50 साल में, 70 साल में से 30 साल, 40 साल, 50 साल लगातार राज करती रही, वो आज सबसे छोटी पार्टी होने की कोशिश, मतलब स्थिति में पहुंच गई है। तो ये सारे बदलाव हो रहे हैं। और फिर केंद्र में सबसे मजबूत पार्टी जिस दिन 2014 में इलेक्शन जीतती है भारतीय जनता पार्टी, उसके 6 जी। महीने बाद दिल्ली में उस पार्टी को एक एमएलए नहीं मिलता, आम आदमी पार्टी जीत जाती है। तो ये सारी खूबसूरती इस लोकतंत्र की है। एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन विजय सर, लेकिन आपने जैसे कहा कि बहुत सारी पार्टीज है वो आती गई है जाती गई है, लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो एक नाम हमेशा से ही अटल रहा है और वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी सर एक ऑपोजिशन पार्टी में रहने के बावजूद भी इतने ज्यादा माने जाते थे, उनकी हस्ती बड़ी अनोखी थी, अब कि आज के दौर पे एक्चुअली कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनके व्यक्तित्व को मैच भी कर सकता है, या ऑपोजिशन पार्टी में रह के अटल बिहारी वाजपेयी जी को जिस तरीके से रिस्पेक्ट मिलती थी या उनके विजन्स को रिस्पेक्ट मिलती थी, अब उन्हें कोई बेस दे सकता है? कोई ऐसा है आपकी नजर में? देखिए, व्यक्तियों की तुलना करना अलग बात है, लेकिन सिस्टम की मैं बात करता हूँ कि जो अटल बिहारी वाजपेयी का जमाना था, उस जमाने के जो पॉलिटिकल लीडर थे, उनका एक पॉलिटिकल सेंस और वो पॉलिटिक्स को और पर्सनल बिहेवियर को अलग अलग समझते थे। वो समझते थे कि विचारधारा की लड़ाई है। अटल बिहारी वाजपेयी जब 1957 में पहली बार लोकसभा में आए हैं, उस समय टॉलेस्ट लीडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री थे। और वाजपेयी जो है उनकी बड़ी क्रिटिसाइज करते थे, क्योंकि उनकी विदेश में बड़ी चर्चा थी, इंटरनेशनल अफेयर्स में उनका बड़ा इंटरेस्ट था वाजपेयी का। तो इंटरनेशनल अफेयर्स पर वो जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, तो उनकी बड़ी आलोचना किया करते थे। लेकिन पार्लियामेंट से निकलते वक्त जवाहरलाल नेहरू उनको कहते थे, भाई आज तो बहुत अच्छा तुमने भाषण दिया, धो डाला हमें, ठीक है। और वही जवाहरलाल नेहरू कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कि ये किसी दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और उसी अटल बिहारी वाजपेयी को नरसिम्हा राव यूनाइटेड नेशंस में भेजते हैं हिंदुस्तान का पक्ष रखने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी बातें होती हैं। वो पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम अब बदल गया है। पीलू मोदी हम्म। हुआ करते थे जो इंदिरा गांधी के साथ जमाने में इमरजेंसी में उनको जेल भेज दिया गया, पीलू मोदी को। वो समाजवादी जी। पार्टी के समाजवादी लीडर हुआ करते थे। लेकिन इंदिरा गांधी जेल में भी उनसे पूछने, भाई तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है। और पीलू मोदी का आपने देखा हो तो उनका शरीर जो था बहुत भारी था, तो उन्होंने कहा है ना मेरे को टॉयलेट की प्रॉब्लम है। तो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर होके जिसने जेल भिजवाया उनके लिए वेस्टर्न टॉयलेट की व्यवस्था करती है, वाओ। ठीक है। मतलब लेकिन तो अब क्या ये ऐसे होने कई लगा है पहलू हैं जो आजकल, शायद हम यंगस्टर्स इनसे वाकिफ भी नहीं होंगे, जिनसे आप हमें बता रही हैं, और ऐसे भी पॉलिटिक्स रही है। ऐसी भी पॉलिटिक्स यही है ना। तो अब आजकल हम क्या है कि विचारधारा कोई व्यक्ति के तौर पर हम देखने लग गए, इसलिए हमारे अपोजिशन में और सरकार के बीच में एक टेंशन होने लगा है, समझे। वो टेंशन खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रमोद महाजन साहब मुझे अक्सर कहा करते थे, वो भी आपके
महाराष्ट्र के हैं, वो कहते थे कि भाई आप लोग चैनल चेंज करते हैं, अखबार चेंज करते हैं, स्टूडियो चेंज करते हैं, तब तो कोई नहीं कहता। पॉलिटिकल पार्टी हम चेंज करते हैं तो आप कहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी देश का भला चाहती है। वो कहते हैं मुझे बताइए कौन सी ऐसी पार्टी है हिंदुस्तान की जो कहती है भाई हम देश का विकास नहीं करना चाहते, हम समग्र विकास नहीं बिल्कुल। करना चाहते, हम देश को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो सबका एक मोटो जो है वो एक ही है, लेकिन तरीका अलग अलग है। या तो फिर वही बात हिंदुत्व की आ गई कि तरीके अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल एक है, एक ही ब्रह्म है, एक ही देश है। ठीक है ना? एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन अब हम जो हैं पर्सनल हो गए हैं। तो इसलिए जब संविधान दिवस पर 26 नवंबर को लोकसभा संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम हो रहा हो तो अपोजिशन पार्टी जो है वो बाइकआउट करती है। अब आप कहेंगे अब आप अपोजिशन पार्टी को कह रहे हैं, लेकिन जो सत्ता पार्टी है वो संविधान दिवस पर संविधान की और देश की ताकत की चर्चा करने की बजाय कहते हैं कि ये परिवारवाद चल रहा है। तो हम्म। बहुत सारी नाजुक चीजें हैं। और क्या बोलते हो आप कि हम्माम जो है ना ऐसा है कि बस कर्टेन लगाने की जरूरत है, बाकी हम्माम में तो सब एक जैसे ही है और सबका हम्माम एक जैसा है। क्या लाइन कही है सर आपने? I'm going to be, stealing this line from you someday. बट विजय सर, बात लेकिन जब हम जर्नलिज्म की करते हैं तो आपका नाम उनमें से लिया जाता है कि आप एक सबसे ईमानदार शख्स हैं और एक निष्पक्ष तरीके से आप अपने व्यूज को रखते आए हैं। आपने कभी किसी स्पेसिफिक इंसान को या स्पेसिफिक पार्टी को महत्व नहीं दिया, लेकिन उसे समझाने की बहुत कोशिश की है। जब हम बात आज की मीडिया की करते हैं, आज की जर्नलिज्म की करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि मीडिया शायद बिक गई है, ये सच्चाई नहीं बताना चाहती है। तो अब और मतलब जो जर्नलिज्म का दौर आपने देखा है, आपने चलाया है, चला रहे हैं, और अब जो लोग भी चला रहे हैं, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कि इज इट समथिंग कि फैक्ट इज रियली नॉट कमिंग आउट, या यू फील कि फैक्ट है लेकिन अभी तक उसको समझने के लिए उतने लोग समझदार नहीं हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हुए लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, अभी भी हैं, मतलब ईश्वर की कृपा से। उन्होंने इमरजेंसी के दौरान मीडिया को लेकर एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि आस्क देम टू बेंड बट दे नील, मतलब उन्हें झुकने के लिए कहा था लेकिन वो घुटनों के बल आ गए। वो बात तो कही थी इमरजेंसी में, लेकिन सच आज साबित हुई है। ट्रू। मतलब अब आपने बहुत स्मार्टली मेरा सारी अपने चीजें डिफाइन दोस्तों कर के लिए दिया। कहना विजय सर, बातें जब किताबों को लिखने की आती है, आप खुद भी किताबों के बहुत शौकीन हैं, आप बहुत रिसर्च वर्क करते हैं। आपने अभी हाल ही में जो इस किताब के बारे में हम बात कर रहे थे, उसमें शायद 3 साढ़े 3 साल का वक्त लगाया है आरएसएस के बारे में जान कर समझने के बाद में। कुछ लोगों को नहीं लगता, कुछ आपकी स्टोरीज को लगा कि नहीं शायद ये सही नहीं है, शायद ये सही है। तो इट्स बीन अ मिक्स कंट्रोवर्सीज एंड अ मिक्सचर ऑफ इमोशंस बेसिकली आपकी इस नई किताब के साथ। तो आपने क्यों ऐसा ठाना था कि आपको भी अब एक ऑथर बनना जरूरी है, जबकि आप एक जर्नलिस्ट थे, आप आराम से अपनी बातों को व्यक्त कर सकते थे, लोग आपको सुनते थे, तो किताब का सहारा क्यों? किताब का सहारा नहीं, जर्नलिज्म का एक सहारा होता है। अब आप जैसे 12th पास करते हैं और 12th में टॉप करते हैं, तो इसका मतलब है आप स्कूल में ही रहेंगे, फिर कॉलेज तो जाना पड़ेगा ना। तो जर्नलिज्म करते करते भी एक लेवल पर आप आते हैं कि आपको लगता है कि जो कुछ आपने समझा है, सीखने की कोशिश की है, उसे समराइज किया जा सके, उस पर कुछ काम किया जा सके ताकि उसे आगे भविष्य के लिए रखा जा सके। जर्नलिज्म तो रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। और बहुत बार तो होता है कुआं खोदते हैं, पानी मिलता ही नहीं पीने को। हमारे जमाने में तो ऐसा बहुत हुआ। ठीक है ना? तो कुआं खोदते रहे। तो इसलिए कि कभी तो कोई ऐसा वो बनाया जाए, पूल बनाया जाए कि जिसमें पानी रहे और वो पानी सबके पीने के काम आए। तो उस पर्पज से ये काम करने की कोशिश मैंने की। ये सारी जो मेरी किताबें हैं, वो किताबें भले ही आप अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर है या योगी आदित्यनाथ को लेकर हो या बीजेपी को लेकर हो या संघ को लेकर, इनमें से किसी भी किताब को आप पर्सनल नहीं कहेंगे। वो किताबें, यदि वाजपेयी की किताब आप देखेंगे, हार नहीं मानूंगा, हापर कॉलिंस ने छापी है, वो किताब हिंदुस्तान की पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है। हम्म। उसमें 1950 से लेकर 2015 तक जब मैंने किताब लिखी है, उस समय की हिंदुस्तान की जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, पॉलिटिकल घटनाएं हैं, उन सबका जिक्र है उसमें। उसका रेफरेंस वाजपेयी है, उसका सिर्फ रेफरेंस वाजपेयी है, बाकी सब कुछ उसमें नेहरू भी हैं, इंदिरा भी हैं,
पाकिस्तान भी है, चीन का युद्ध भी है, धर्म भी है, आरएसएस भी है, संयुक्त जो हमारा राजनीतिक दल हुए थे 1967 का इलेक्शन भी है, 1971 का गरीबी हटाओ का नारा भी है, पाकिस्तान की लाहौर यात्रा भी है। तो तमाम चीजें उसमें जिक्र की गई हैं। ऐसे योगी की किताब में उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति, ऐसे भारतीय जनता पार्टी पे जो बीजेपी कल आज और कल है, उसमें क्या है कि बीजेपी को लोग 1980 से जोड़ते हैं। मैंने 1951 से जोड़ी है जब जनसंघ शुरू हुआ, तो जनसंघ की भी हिस्ट्री उसके अंदर है। और जनसंघ की हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं कि जनसंघ क्यों बना, क्यों नहीं बना, कांग्रेस की क्या स्थिति थी, ये सब है। और संघ की जो किताब आई है वो संघ की जर्नी नहीं है, वो 100 ईयर्स की जर्नी ऑफ इंडिया है। बल्कि मैं उस किताब को ये कहता हूं कि यदि संघ से जुड़ा कोई भी सवाल, आप आंख बंद करके कोई सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब ढूंढने की कोशिश मैंने उसमें की है। हो सकता है वो जवाब आपको पसंद ना हो सकता है संघ के कुछ लोग सोचते हैं वो संघ के लिए लिखी होगी, लेकिन वो संघ के लिए तो किताब लिखी नहीं। संघ के लोग तो बहुत सारे लोग मुझसे नाराज भी हैं उस किताब को लेकर। और इसलिए उस किताब में मैंने लिखा कि न तो मैं स्वयं सेवक रहा, न मैं कभी शाखा में गया। जी। मैंने संघ के झरोके से संघ को देखने की कोशिश की है। हो सकता है आपको पसंद ना हो। वैसे भी मैंने जिंदगी में सीखा है कि आप सबको खुश नहीं रख सकते, तो जब नहीं रख सकते तो खुद को तो खुश रखें, अपने को एब्सोल्युटली। जो समझ में आया। एक पॉलिटिकल स्टूडेंट के तौर पर जो काम किया जा सकता है वो काम मैंने उसमें किया है। तो पढ़ने के लिए भी वो पॉलिटिकल स्टूडेंट के लिए किताब है। तो यदि आप आरएसएस को पसंद करते हो तो भी आप पढ़ सकते हैं, आप आरएसएस को ना पसंद करते हो, बल्कि मतलब बहुत नाराज हूँ, एंटी आरएसएस हूँ, तो भी जरूर पढ़ सकते हैं। और आरएसएस पर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरा मानना था कि आरएसएस में जो लोग स्वयं सेवक भी हैं वो भी आरएसएस की हिस्ट्री को, आरएसएस के कॉजेस को, आरएसएस के काम को नहीं जानते। हम्म। एब्सोल्युटली। वजह वो से लोग मेरा भी नहीं सवाल जानते। अगला ये था आपसे कि हम बहुत सारी बातों को अब तक समझे ही नहीं है। जहां तक हम देख, अगर आज की बात भी करते हैं कि संघ को लेकर बात हो, पॉलिटिक्स को लेकर बात हो, हम शायद किसी मुद्दे को पूरी तरह से समझते नहीं है, या वो क्यों की घटना हुई है, किसी तरीके से अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो उसे समझने की बजाय हम बस एक भेड़ चाल में चलते हैं कि अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो हमें भी हल्ला बोल की तरह उसे कंटिन्यू करना जरूरी है। तो जो आपने एक प्रयास किया है कि चाहे वो संघ हो, चाहे किसी तरह से पॉलिटिक्स को समझना या समझाना जरूरी है, आप इस पर क्या कहना चाहिए कि आज के युवाओं को कितना जरूरी है पहले किसी मुद्दे को समझना, किसी बात की तह तक जाना और उसके बाद रिएक्शन देना? क्योंकि हमें आदत सी है कि हम रिस्पॉन्ड और रिएक्शन तुरंत दे देते हैं बिना किसी चीज को समझे या जाने, क्योंकि इन्फ्लुएंस्ड बहुत सारे चीजों से हैं हम। तो why is it so important to understand any kind of a detail of any kind of an evidence what is happening around us? नहीं, सबसे बड़ी परेशानी निशा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे बड़ी परेशानी ये है क्योंकि आजकल हम लोग क्या है कि 2 मिनट नूडल्स वाले जमाने में जी रहे हैं। ठीक है। और हम लोग उस जमाने के हैं जब हांडी पे, चूल्हे की हांडी पे दूध पका करता था। अब जिसने चूल्हे की हांडी पे पका हुआ दूध पिया हो और नूडल्स खाए हो उसको फर्क समझ में आ जाएगा कि क्या फर्क है। ठीक है। True. अब क्या है, जमाना भी बदल गया है, रफ्तार बदल गई है, व्हाट्सएप आ गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है एक्चुअली, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी का तो नाम मुझे नहीं पता। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत चलती है, सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी वही है। तो व्हाट्सएप बिल्कुल। यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे हम लोग हैं। दूसरी बात, एक एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव आया जिससे मैं कहता हूं कि आज का हिंदुस्तान प्लेसमेंट हिंदुस्तान है। हमारा सारा फोकस प्लेसमेंट पर है। हम कॉलेज क्यों चुनते हैं, कौन सा कॉलेज चुनते हैं? पहले होता था जब हम लोग पढ़ा करते थे, मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन जो लोग पढ़ते थे वो अच्छी यूनिवर्सिटी देखते थे, अच्छा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट देखते थे, अच्छा उसका डिपार्टमेंट किसका अच्छा है उसको देखते थे। ठीक है। अब हम नहीं देखते। अब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो बाहर बोर्ड पे फोटो लगी हुई है 15 बच्चों की, जिसमें लिखा हुआ कि ये अमेरिका के कंपनी में प्लेसमेंट हो गया, उसका ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसका सिंगापुर हो गया, ये सब है। और जब वो अपना पैम्फलेट भी बांटते हैं या एडमिशन फॉर्म बांटते हैं तो उसमें भी लिखा हुआ था कि इस जगहों पर इन कंपनियों में हमारा प्लेसमेंट हो गया। जर्नलिज्म के कॉलेज में जाएंगे तो वो ये नहीं पूछेंगे कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, अच्छे जर्नलिस्ट नहीं, बोले सर इस चैनल में, नंबर 1 चैनल में मेरे नौकरी लग जाएगी ना, ठीक है, या अखबार में नौकरी लग जाएगी ना। तो हम प्लेसमेंट वाले लोग हैं। हमारा इंटरेस्ट पढ़ने लिखने में नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है प्लेसमेंट में। तो जब प्लेसमेंट में हो तो फिर पढ़ने लिखने की जरूरत कहाँ है? क्योंकि पढ़ने लिखने से प्लेसमेंट नहीं होता। और इसलिए मैं कहता हूं कि यदि आप किसी नंबर 1 चैनल में हैं या नंबर 1 अखबार में है या नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन में है, ये आप किस्मत की वजह से है या सिस्टम की वजह से। इसका मतलब ये नहीं कि आप ही सबसे बुद्धिमान आदमी हैं। एब्सोल्युटली हो ट्रू। सकता है सबसे बुद्धिमान आदमी बाहर बैठा हो,
ये तो केवल टेबल के इधर बैठने और उधर बैठने का खेल है। यहाँ किसकी धाक जब आप चलने वाली है, सरकार भी हमें बनाते किस हैं ना, जब आप सरकार भी बनाते हैं, तो 40% वोट जीतने वाले को मिलते हैं और 39.8% वोट हारने वाले को मिलते हैं। करेक्ट। तो विजय सर, जैसे कि आपने कहा कि हमारी जो जनरेशन है ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड वाली जनरेशन है कि हमें सारी चीजें बहुत तुरंत में चाहिए है, और उसी तरह से जिस तरीके से आप डिटेल में किताबें लिखते हैं, किताबों को पढ़ने वाले के लिए भी अगर हम बात करें तो आज के युवा कहीं ना कहीं उसमें लैक आउट कर जाते हैं, क्योंकि हमें किताबों को अब उसकी पेजेस से देखकर समझना होता है कि क्या ये किताब हमें खरीदनी चाहिए या नहीं, क्योंकि ये मुझसे पढ़ी नहीं जाएगी या ये बहुत बड़ी लिखी हुई है। तो ये जो पढ़ने की आदत जो कहीं ना जी। कहीं मिस आउट हो रही है, कि पहले हम जैसे मेरे भी कॉलेज की बात अगर हम करें तो कभी कॉन्वर्सेशन किसी का हुआ तो हम ये पूछते थे, यार ये कहाँ से पढ़ा है, किधर से है, ये कोई किताब है किसी ने लिखी, तो उसे पढ़ने जाते थे लाइब्रेरी में। एक्चुअली हम किताबें खोज कर निकाला करते थे। वो जो आज चीज मिसिंग दिख रही है कि अब लोग किताबों से उतनी दोस्ती नहीं करते, परहैप्स लोगों के घर में वो लाइब्रेरी का कलेक्शन नहीं दिखता है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि जो नहीं पढ़ रहा है किसी चीज को, तो वो कैसे व्यक्त करेगा सही चीज? हो सकता है नहीं, ये भी तो हो सकता है ना कि अब जो जनरेशन है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है हम लोगों से पहले। हम लोगों को हर चीज सीखनी होती थी, हम लोगों को हर चीज पढ़नी होती थी। मैं तो इसलिए कहता हूँ कि मुझे 4 साल रिसर्च में इसलिए लगे क्योंकि मैं कम जानता हूँ। किताबें मैं ज्यादा इसलिए पढ़ता हूँ कि ज्यादा पढ़ के कुछ तो सीख जाऊंगा। और किताबें पढ़ने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? यदि कहा जाता है कि अज्ञानी सबसे सुखी। यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप सब जानते हैं। यदि आप पढ़ने लगते हैं तो आपको पता पड़ता है कि आप तो कुछ नहीं जानते। तो इग्नोरेंस पढ़ना इज जो है ना ब्लिस। बहुत डिप्रेसिंग चीज है। वो आपको बताता है कि आप कितने बेवकूफ आदमी हैं साहब, आप कुछ जानते ही नहीं है इस इश्यू पर। आप संघ की बात कर रहे हैं, आप तो हिंदू की बात कर रहे हैं, आप तो पूजा शब्द का मतलब नहीं जानते। तो जब आप पढ़ने लगते हैं तो आपकी अज्ञानता जाहिर होती है और ये बहुत तकलीफ देती है। हम तो अभी तक अपने आप को खुद को समझदार ही समझते रहे। तो खुद को समझदार समझने का बेहतर तरीका है कि पढ़िए मत। पढ़ना जैसे ही शुरू करते हैं जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं अपनी पोल खुलने लगती ये तो सत्य कहा आपने, लेकिन सर फिर भी है। किताबों से दोस्ती करनी तो बनती है। किताबें किताबी की दोस्ती लेकिन अब वो जनरेशन बदल रही है, वो शायद दूसरे तरीकों से गूगल से और जो वीडियोज आ रहे हैं उस पर भी कर रहे हैं बहुत सारे। और इंटरेस्ट बदल गए हैं लोगों के। वो मैंने कहा ना, अब हमारे इंटरेस्ट बदल गए, हमारा इंटरेस्ट प्लेसमेंट पर हो गया है। तो हम अपना जो प्रोफेशन है उस पर काम करते हैं, उस पर पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज की जनरेशन इंटेलिजेंट नहीं है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। वो भी काम कर रही है और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, उसकी रफ्तार आगे। इसलिए मैं उनको शिकायत नहीं करता। और ये किताबें पढ़ने का एक वो होता है उम्र, क्योंकि एक होता है कि जो बच्चे लोग हैं, जो 25 साल के हैं, 30 साल के लोग हैं, वो अपने प्रोफेशन में, अपनी एंट्रेंस में, अपने जॉब में, उसकी सिक्योरिटी में लगे रहते हैं। अब हम जैसे फालतू लोग हों तो वो किताब ही पढ़ते रहते हैं। सर आप जैसे लोग फालतू नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी वजह से हम जैसे लोगों को बहुत कुछ चीजें पता चल रही होती है। तो आप तो प्लीज ऐसा खुद को बिल्कुल ना करें। सो अभी के लिए एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि दिस ऑलवेज बीन दिस पार्टीज, जहां हम कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर फैमिलीज भी अब आती है, और एक सेट ऑफ ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टीज है जिनकी फैमिलीज का एक हिस्सा या एक ही इंसान उसके अंदर आता है, बाकी के लोग नहीं आते। सो व्हाट डू यू लाइक टू से अबाउट द पॉलिटिक्स इन इंडिया? इट्स लाइक, क्या इसे फैमिली या जनरेशन टू जनरेशन वाली पॉलिटिकल पार्टी बनाए रखनी चाहिए, या आज जो आप बदलाव देखते हैं तो एक इंसान एक किसी दूसरी फैमिली का आकर उस इतिहास को बदल सकता है या रच सकता है? डेमोक्रेसी के लिए बहुत पॉजिटिव चीज नहीं है डायनेस्टी। परिवारवाद लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और ये सबसे बड़ी दुखद बात है कि जिस देश में हम सबसे बड़े लोकतंत्र की चर्चा करते हैं, लोकतंत्र पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है, वहां पार्टीज में इनर डेमोक्रेसी नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। ज्यादातर रीजनल पार्टीज हमारी हैं, मतलब देश की 2 3 4 बड़ी पार्टियों को छोड़ दे तो ज्यादातर रीजनल पार्टी जो है वो परिवारवाद की शिकार है। इसमें नाम लेने की कोई बात ही नहीं है, मतलब क्योंकि सभी की सभी पार्टियां करीब करीब, रीजनल पार्टियां जो है वो परिवारवाद का शिकार है। और वो उसका फर्म, उसका नाम एक्चुअली क्या है, फर्म रख देना चाहिए कंपनी की तरह से, कि ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज की बजाय, क्योंकि वो एक ही परिवार की होती हैं। लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी में भी परिवारवाद चल रहा हो कि मतलब 70 साल में से 39 साल यदि एक ही परिवार का आदमी अध्यक्ष रहे, जैसे अभी कल प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी चर्चा की, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बात एक धीमे से खूबसूरती से ये भी कह दी कि नहीं, परिवारवाद के मैं उस तरह से खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि पार्टी में दूसरी परिवार के दूसरे मेंबर भी आ सकते हैं।
वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में कोई भी परिवार से आए, उसको संसद में पहुंचने के लिए तो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। निशा यदि पॉलिटिकल पार्टी की हेड हो सकती है, लेकिन पार्लियामेंट में जाने के लिए तो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। निशा कहें कि भाई विजय मेरे भाई हैं, इनको भी मैं दे दूंगी टिकट, तो दे दीजिए टिकट, लेकिन चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। चुनाव जीते बिना तो नहीं हो सकता। और ये परिवारवाद हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी में है, उसका नुकसान बड़ा हो रहा है कि वहां पर इनर डेमोक्रेसी नहीं। उसमें ये होता है कि 25 साल, 40 साल, 50 साल कार्यकर्ता ही बना रहता है, और पार्टी में परिवार का जो बेटा है, बेटी है, भाई है, बहन है, वो जनरल सेक्रेटरी बन जाता है, भतीजा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, महासचिव बन जाता है, फिर वो आदेश देता है तो फिर पार्टी लोग छोड़कर चले जाते हैं, कहीं पर कुछ होता है। ये सारी बातें होती रहती है। लेकिन हमारे दूसरे प्रोफेशन बॉलीवुड में भी जैसे ये बात बार बार होती रही कि भाई फैमिली बिजनेस की तरह से होने लग गया है, लेकिन आप हीरो को 50 करोड़ रुपए खर्च करके अपने बेटे को हीरो बना सकते हैं, फिल्म तो नहीं चला पाते ना। करेक्ट, एब्सोल्युटली ट्रू कि ये तो तकदीर का फैसला तो एमपी सामने बनाने वाले ही के लिए करें। इसलिए वो लोकतंत्र मजबूत बना रहेगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच विजय सर, आपके साथ बिल्कुल की बातों का सिलसिला हम ऐसे और भी मतलब कि कह सकते हैं कि पूरी शाम बिता सकते हैं आपके साथ। इतना कुछ ज्ञान से है आपके पास भंडार, जिसमें डूबना अब तक बाकी था। बट अफसोस ये समय जो है वो बार बार हमें इशारा करता है कि आपसे हमें अलविदा लेना पड़ेगा। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.